हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने रिसेंट वीडियो में देखा था कि हम रिएक्ट जेएस के लिए हमारा एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, और हमने कुछ यूजफुल एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ा था जो कि हमारी रिएक्ट जेएस को जब हम कोड करेंगे उसमें हमारी हेल्प करेगी। आज की वीडियो जो है उसमें हम देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट जेएस की हमारी फर्स्ट ऐप को कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी चल रही होती है, मतलब राउटिंग कैसे हो रही होती है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे हो रही होती है, एक पेज से दूसरे पेज पे इंपोर्ट क्या चीज हो रही है जिससे कि हमारा वेब पेज व्यू कर रहा है, और हम कोई चीज अगर चेंज करते हैं तो हमारे वेब पेज पे कैसे इफेक्ट करता है वो, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। बट मैं उससे पहले आपको गाइस एक चीज और बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस को हम गाइस इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम नॉर्मली पहले हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक वेबसाइट बनाते थे जिसके अंदर हम कोई भी बैकएंड यूज कर लेते थे, चाहे उसमें नोड हो या हमारा PHP हो या पाइथन हो, कोई भी हो सकता है वो हमारा। बट उसमें हमारी एक चीज होती थी कि जितनी बार भी हम कितने भी पेजेस को चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्राउजर होता है वो ब्राउजर हमारा रीलोड होता है हर टाइम। मतलब आप होम से अबाउट पेज पे जाओगे तो आपका ब्राउजर रिफ्रेश होगा, देन आपका अबाउट पेज ओपन होगा। बट यहाँ पे हम रिएक्ट जेएस का यूज इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि आप कभी यूट्यूब देखोगे, यूट्यूब जब आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद क्या होता है, फर्स्ट टाइम यूट्यूब लोड होता है, बट सेकंड टाइम जब आप उसके किसी भी हिस्ट्री पे या किसी भी चीज पे आप क्लिक करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सिर्फ नीचे का कंपोनेंट रेंडर होता है, रिफ्रेश होता है, बट आपका पेज वहीं का वहीं रहता है। तो यही चीज हमारी इसी चीज को करने में हेल्प करती है हमारी रिएक्ट जेएस, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंगल पेज वेब ऐप। तो मतलब कि एक पेज के अंदर ही हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन होती है। तो गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट होने के बाद जो हमारे पास कोड स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं और उनको हम कैसे कैसे यूज करेंगे और क्या क्या चीजें हम उसमें चेंज करके चेक करेंगे। तो गाइस चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो तो आपको दिख रहा होगा कि जो कि हमने कल किया था, एक टेस्ट फाइल बनाई थी जिसमें गाइस हमने चेंज कर देखा था कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं और वहां पर हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा था। बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हम अपनी रिएक्ट ऐप को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, मैं सिंपली इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अपने VS कोड में आया, मैं VS कोड में आकर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर एक नया फोल्डर ओपन करूंगा। फोल्डर कौन सा होगा, हमारा जो हमने बनाया हुआ है मेन फोल्डर रिएक्ट जेएस का। सिंपली मैंने इसको क्लिक किया और इसको ओपन किया तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है गाइस, अब हमने इस फोल्डर के अंदर हमारी एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है। तो रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे हम, एक इसकी कमांड आती है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम से। उससे हम इस ऐप को क्रिएट करते हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिकली सारा जो भी इसका ग्लोबली स्ट्रक्चर होता है, जो भी इन्वायरमेंट होता है, वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा हमारा एक ऐप को क्रिएट करके दे देता है। तो गाइस मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा, हम अपनी कमांड को यूज करेंगे। उससे पहले मैं गाइस आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जो हमने जो नोड को इंस्टॉल किया था तो उसका हमारे पास वर्जन क्या है, उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली नोड लिख के -v जब आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर नोड का वर्जन आ रहा है 21.6.2, ठीक है। और मैं यही चीज npm का वर्जन भी चेक कर सकता हूँ। तो npm का वर्जन मेरे पास आ रहा है गाइस 10.2.4, तो मतलब ये दोनों चीजें हमारी इंस्टॉल्ड है। तो आप भी ये चीज को चेक कर सकते हो कि आपकी नोड और npm इंस्टॉल है या नहीं है। तो गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर npx create -react -app। ये एक कमांड है गाइस जो आपकी ऐप को क्रिएट करेगी। बट इसके बाद आपने यहाँ पर स्पेस देना है। स्पेस देके जो भी ऐप का आप नाम क्रिएट करना चाहते हो आप वो नाम यहाँ पर लिखोगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपली लिख देता हूँ, हमारी फर्स्ट ऐप है तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप। सिंपली मैंने फर्स्ट ऐप लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको जब एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद ये कुछ टाइम लेगी और कुछ टाइम लेने के बाद ये एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगी फर्स्ट ऐप नाम से। आप ऊपर देख सकते हो कि मेरे पास एक फोल्डर भी आ चुका है फर्स्ट ऐप नाम से, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगी जिससे कि अपना पूरा जो भी इसका कोड स्ट्रक्चर होता है वो सारा का सारा एक इनबिल्ट आ जाएगा हमारा इसी कोड के अंदर। ये देखिए अभी सिर्फ इसके अंदर हमें package.json की फाइल दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। बट जब ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगी, प्रोसेसिंग जो भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर एक पूरा कोड स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा जो कि हमारा एक बेसिक रिएक्ट ऐप के लिए होता है। ये देखिए गाइस हमारे यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं, पब्लिक की फाइल, src फोल्डर, git ignore, पैकेज लॉग की फाइल, पैकेज लॉग जेसन रीड की फाइल आ चुकी है। अब ये फाइनली हमारा कंप्लीट भी हो चुका है और यहाँ पर हमें दिखा रहा है
कि जो मेन हमारी कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं। npm स्टार्ट से हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा। npm रन बिल्ड से गाइस हमारी जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो हमारी प्रोडक्शन बिल्ड में चली जाएंगी। टेस्ट सर्वर से गाइस हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीजें हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब आपके सामने यहाँ पर ये सारे फोल्डर आ चुके हैं लेफ्ट साइड में। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला फोल्डर हमारे पास आया है यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का। बेसिकली नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं गाइस, इसके अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं जो भी हम इंपोर्ट करते हैं या हम इंस्टॉल करते हैं ना, वो सारे पैकेजेस, उनकी डिटेल सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, जो भी उनकी फंक्शनिंग होती है। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर npm i कमांड को यूज करते हो कहीं नई जगह पे अगर आप सेटअप कर रहे हो तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली आपका बन के आ जाता है, वो भी package.json फाइल के बिहाफ पर, क्योंकि इसके अंदर वो सारे पैकेजेस लिस्टेड होते हैं। ये देखिएगा अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर ये रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, वेब वाइटल्स हो गए हमारे, यूजर इवेंट रिएक्ट, ये सारे गाइस हमारे यहाँ पर ना पैकेजेस जितने भी हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे के सारे पैकेजेस यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। और जब भी आप किसी भी नई जगह पर इस प्रोजेक्ट को सेटअप करोगे तो आपकी ये फाइल होना यहाँ पर जरूरी है। जब आप इससे npm i करोगे तो जितने भी यहाँ पर पैकेजेस डिपेंडेंसीज होगी तो वो सारे पैकेजेस को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके नोड मॉड्यूल्स में ले आएगा। तो बेसिकली मेन ओवरव्यू तो हो गया हमारा ये चीज का। अब उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है पैकेज.log। पैकेज.log फाइल गाइस वो होती है कि जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्ट डोम है। तो जो ये रिएक्ट डोम है यहाँ पर इन्होंने सिंपल हमें नेम बताया पैकेज का और उसका वर्जन बताया, बट इसकी ओवरऑल जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। मतलब जितने भी पैकेजेस हम इंपोर्ट करेंगे वो सारे पैकेजेस की फुल डिटेल हमारी पैकेज.log.json के अंदर आती है। तो ये दो फाइलों का ये मतलब होता है। और एक फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है गिट इग्नोर फाइल गाइस हमारे प्रोजेक्ट की वो फाइल होती है कि जो फाइल को हमने किसी भी सर्वर पे या कहीं भी रेपोजिटरी पे पुश नहीं करना है तो हम वो फाइल को यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। जैसे .env लोकल लिखा हुआ है तो ये वाली फाइल हमारी सर्वर पर पुश नहीं होगी, मतलब किसी भी फाइल को। नोड मॉड्यूल्स है ना, ये नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर ये देखिएगा इन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये लाइट कलर का ग्रेइश कलर में आपको दिख रहा है कि ये हमारा पुश नहीं होगा। एंड देन गाइज ये आपको दिख रही है यहाँ पे readme.md फाइल। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है। जब आप इसको सेटअप करोगे तो आपने npm start की कमांड चलानी है तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। npm टेस्ट से ये होगा, npm रन बिल्ड से ये होगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे गाइज। आप इसको रीड कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस लिए यूज होती है। एंड देन गाइज अब हमारे पास आते हैं कि पब्लिक फोल्डर में बेसिकली गाइज क्या होता है कि आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एक ये फैव आइकन की फाइल है जिसके अंदर एक हमारा आइकन पड़ा है। अब मैं आपको इस चीज को पहले प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ, चलो उसके बाद मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारी। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए गाइस अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक चीज, तो अभी क्या है, अभी हम React.js के अंदर है। React.js के अंदर हमारी फर्स्ट ऐप पड़ी है, उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम अपनी ऐप के अंदर जाएंगे, cd फर्स्ट ऐप देन एंटर। तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए गाइस यहाँ पर एक स्क्रिप्ट होती है हमारी पैकेज.json फाइल के अंदर। इसके अंदर ये सारी चीजें बताई होती हैं जो भी हमने रन करनी है, जो भी चीजें हमने एग्जीक्यूट करनी है। अगर आप npm रन स्टार्ट लिखोगे तो आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिल्ड लिखोगे तो आपकी बिल्ड बन जाएगी। टेस्ट लिखोगे तो वो टेस्ट करके बता देगा सही है। इजेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो हमेशा के लिए उसको इजेक्ट कर देगा आपके प्रोजेक्ट की जो फाइल होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm start। तो गाइस जैसे ही मैंने npm start लिखा तो ये कुछ टाइम लेगा, टाइम लेते ही आपके प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा। तो गाइस देखिए इसने हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। तो फाइनली गाइस आपकी एक React.js की फर्स्ट एप्लीकेशन ब्राउजर पर लॉन्च हो चुकी है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक आपको आइकन दिख रहा है, एक ये टेक्स्ट दिख रहा है और एक ये लर्न रिएक्ट का बटन दिख रहा है आपको, लिंक है जिसके ऊपर। बटन नहीं है, मतलब बटन ही है एक तरह से, लिंक वाला बटन इन्होंने लगाया हुआ है। अब हम देखते हैं गाइस हमारे जो फोल्डर स्ट्रक्चर थे बाकी के वो किस लिए हैं। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊंगी फैव आइकन है गाइस, जो ये वाला आइकन ही यहाँ पर आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा है। ये रोटेट किस तरह से हो रहा है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर की फ्रेम्स का यूज करके एनिमेशन बना रखी है जिसके कारण ये रोटेट हो रहा है। मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। एक है उसके बाद index.file है जिसके अंदर हमारी अगर हमने कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, कोई हमने जैसे हम करते थे नॉर्मल HTML के अंदर बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए हम लिंक टैग के अंदर लगा देते थे कि हमारी ये लिंक कर दो बूटस्ट्रैप को, CDN को, देन वो हम बूटस्ट्रैप को यूज कर लेते थे। उसी तरह से हम यहाँ पर कुछ भी लिंक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बॉडी में हम इसको स्क्रिप्ट को भी किसी को भी ऐड कर सकते हैं। देन ये इन्होंने फाइल रखी हुई है, लोगोस रखे हैं कुछ छोटे मोटे, और बस ये बेसिकली पब्लिक फोल्डर के अंदर यही चीजें होती हैं हमारी। देन मेन फोल्डर होता है हमारा React.js के अंदर SRC में गाइस क्या होता है कि आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी अभी यहाँ पे। तो इन फाइल्स में से सबसे मेन फाइल हमारी क्या है, ये app.js की फाइल।
app.js की फाइल में अगर जैसे मैं आया, बेसिकली गाइस इन्होंने रिएक्ट का एक कंपोनेंट बनाया हुआ है ऐप के नाम से। ये फंक्शनल कंपोनेंट है हमारा, जिसके अंदर एक इन्होंने रिटर्न लिखा है। रिटर्न के अंदर जो चीज ये रिटर्न कर रहे हैं वो चीज आपको ब्राउजर पे दिख रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक लोगो दिख रहा था, वही लोगो है, ये लोगो था आपका। देन उसके बाद आपको एक टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एडिट वाला आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी दिख गया। देन उसके बाद आपको एक लर्न मोर का बटन, ये लर्न रिएक्ट का बटन है, जो कि लर्न रिएक्ट का बटन इन्होंने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर लगाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्होंने लिंक लगाया हुआ है, तो वो चीज हमारी यहाँ पर आ रखी है। तो अब आप गाइस अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज करोगे, जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है। और अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप इसको इंस्पेक्ट करते हो, इंस्पेक्ट करने के बाद गाइस क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल HTML की फोल्डर कोई भी आप वो बनाते हो वेबसाइट, तो उसके अंदर क्या होता है, जब आप उसको चेक करोगे, चेक करने पे क्या होगा कि आपका सारा कोड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखता है कि कितना आपने कोड लिखा है, कितना नहीं लिखा। बट यहाँ पर क्या होगा गाइस कि यहाँ पर आपको सिर्फ कंपोनेंट ही दिखेगा, कि जो आपने कंपोनेंट लगाया है सिर्फ वही कंपोनेंट होगा। अभी यहाँ पे आपको जो ये हेडर दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है, पी टैग दिख रहा है, एंकर दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि आपको यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, HTML लिखी हुई है। यहाँ पर हम HTML अपनी कभी भी नहीं लिखते हैं ऐसे प्रॉपर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली गाइस हम यहाँ पर एक अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करते हैं। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, H1 टैग लेके हेलो लिख देता हूँ, तो हमारा हेलो यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि गाइस ये जो चीज हमारी चल रही है, ये चल कैसे रही है। बेसिकली जो ये ऐप है ना, ये ऐप क्या करती है हमारी, ये index.js फाइल में जाती है। ये index.js फाइल हमारी मेन फाइल होती है जो हमारे प्रोजेक्ट को रन कर रही है ब्राउजर के ऊपर। तो इसमें क्या है कि गाइस आप देख सकते हो ये रूट फोल्डर का ये सबसे पहले क्या कर रहा है, रूट फोल्डर की गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा है। मतलब जितना भी रूट फोल्डर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी इसको रूट के अंदर मिल जाएंगी। देन ये क्या कर रहा है, रूट को रेंडर कर रहा है react.strict मोड के अंदर, और उसके अंदर इसने ऐप रख दी हमारी ऐप, जो मतलब हमारा एक मेन कंपोनेंट था ये वाला app.js, इसने इसको रख दिया और इस ऐप को इसने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हमारा। तो ये जो रूट किया है ना, ये रूट कहाँ से किया है, public.html में अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने एक यहाँ पर आईडी रखी हुई है, div id root। तो मतलब एक ये रूट आईडी है, जो सब चीजें हमारी जो भी यहाँ पर कोड के अंदर बनेगी या जितना भी हम कोड वेबसाइट बनाएंगे वो सारी हमारी इस रूट के अंदर ही आएगी, जब भी आएगी हमारी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जाकर किया कि भाई पूरे के पूरे रूट को इन्होंने गेट किया और उसके अंदर जो भी था वो सारे चीजों को रेंडर कर दिया ब्राउजर के ऊपर। और जो इन्होंने react.strict मोड लिखा है, इसका मतलब ये है कि गाइस अगर आप अपना कोड लिख रहे हो, लिखते हुए आपके कोड के अंदर कोई एरर आता है या कोई ESLint का एरर आ रहा है कि आपने कहीं पे कुछ मिस कर दिया या आपने कोई चीज लगाई है उसको यूज नहीं किया, इंपोर्ट किया उसको नहीं यूज किया, या कोई कंपोनेंट बनाया उसका गलत यूज कर दिया, तो ये करेगा गाइस आपको ना एरर थ्रो कर देगा पहले ही, ऐप को रन होने से पहले। तो आपकी ऐप बाद में रन होगी जब आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट सही वर्क कर रहा होगा। ये फाइल गाइस होती है हमारी मेन के बाद जो हमारी सबसे एक मेन कंपोनेंट होता है ना, जैसे उसके अंदर हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, जिसके अंदर हम हेडर हो गया, फुटर हो गया, हमारा साइड बार होगी, नेविगेशन होगी, या हमारा कुछ भी होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर ही इंपोर्ट करते हैं। तो वो इंपोर्ट होके हमारी यहाँ पर दिख जाती हैं। तो बेसिकली यही काम होता है इसका। मतलब आपको इसकी वर्किंग तो समझ आ गई होगी। सबसे पहले जो आपकी HTML की फाइल है, इसके अंदर एक मेन फाइल है जिसके अंदर आप चीजों को लिंक कर सकते हो, और एक इन्होंने यहाँ पर रूट की आईडी रखी हुई है, इसके अंदर सारी चीजें हमारी रेंडर होंगी। और देन इन्होंने रूट को क्या किया, इंडेक्स में इन्होंने क्या गेट किया, गेट करने के बाद जो भी चीजें सबको रेंडर कर दिया एक स्ट्रिक्ट मोड लगा के, ताकि कोई भी एरर आए वो पहले हमें एरर दे दे, उसके बाद हमारी ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर। ये जो ऐप कंपोनेंट है, ये सारे के सारे ऐप कंपोनेंट हमारे आएंगे ऐप के अंदर। मैं आपको एक कंपोनेंट बनाकर दिखाता हूँ जिससे कि गाइस आपको पता लग जाएगा कि आप कंपोनेंट को कैसे रेंडर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स का। ये इस कंपोनेंट का एक मैंने फोल्डर बनाया है। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, हम एक अपना कंपोनेंट बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया header.js, ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया। अब इस कंपोनेंट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये मैंने शॉर्ट कोड यूज किया, जो गाइस मैंने आपको एक्सटेंशंस बताई थी उन्हीं का यूज करके मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ मैंने REF लिखा, इन्होंने पूरा का पूरा मुझे एक कंपोनेंट इन्होंने मुझे दे दिया। अब मैं दोबारा से अगर यहाँ पर लिखता हूँ RAFC, तो आप देख सकते हो कि क्लिक करते ही इन्होंने पूरा पूरा एक हेडर का कंपोनेंट बना के दे दिया मुझे। तो यही चीज होती है गाइस हमारी शॉर्ट कोड की, जिससे कि हमारी रिएक्ट को काम करने में इजी कर देती है जो हमारी चीजें। अब हेडर का कंपोनेंट बन गई। इस हेडर के अंदर मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा गाइस, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट इज रनिंग, मैंने लिख दिया। अब क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास अभी कुछ नहीं आया, और एक रूट का ही फोल्डर दिख रहा है। यहाँ पे जो हमने हेलो लिखा था वो हेलो ही दिख रहा है। अब मैं इस हेलो को भी यहाँ से हटा देता हूँ।
अब मैंने इस हेलो को भी गाइस यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने अभी रिटर्न में कुछ नहीं लिखा है। अब रिटर्न के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे। अब रूट हमारा खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हमने जो हमने ये हेडर बनाया, हेडर हमारा डिस्प्ले कैसे होगा? डिस्प्ले करने के लिए जो हमारे ये हेडर गाइस यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है ना, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर हुआ है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारी इस फाइल के अंदर। सिंपली मैं अगर यहाँ पर हेडर लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइस इन्होंने हेडर कंपोनेंट के अंदर से ऑटोमेटिकली हेडर को इंपोर्ट कर लिया है। अब जो ये हेडर है, इस हेडर को मैं इंपोर्ट कहाँ करूंगा? हमारे रिटर्न के अंदर, मतलब इंपोर्ट हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसको यूज कहाँ करेंगे? हम रिटर्न के अंदर। देन गाइस अब रिटर्न में हम क्या करेंगे? रिटर्न में हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे? हमारे जो कंपोनेंट था हेडर, उस हेडर कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट तो किया हुआ है हमने, मतलब यूज करेंगे। यूज हम अगर कर रहे हैं उसको, तो हमने यहाँ पर यूज किया, बट आप देखोगे कि इसने यहाँ पर बताया नहीं है इसको कि इन्होंने आया भी है या नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि हमारी एक मिस्टेक है इसके अंदर। अब मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ। अब अगर हम दोबारा से अपने इसी कंपोनेंट पे जाते हैं, जब भी एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपोनेंट हम बनाते हैं तो उसका हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए हमारा। वो तब उसको कंसीडर करेगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो आप उसको यूज करो इस तरह से। अब मैं अगर यहाँ पर हेडर लिख देता हूँ पेस्ट करके, देन अगेन मैं इसको भी यूज करता हूँ हेडर की तरह, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास आ गया है फर्स्ट प्रोजेक्ट इज रनिंग। मतलब क्या किया इसने? हमारे प्रोजेक्ट को रन कर दिया, मतलब एक कंपोनेंट बन चुका है। और अगर आपको इंस्पेक्ट में भी अब मैं दिखाऊं तो आपको इंस्पेक्ट में क्या दिखेगा? फर्स्ट प्रोजेक्ट इज रनिंग। मतलब आपको क्या दिखा? फर्स्ट प्रोजेक्ट इज रनिंग दिख गया, जो हमारा इस हेडर के अंदर था। तो मतलब इस तरह से आप सिंपल यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे उनको यहाँ पर रेंडर करते जाओगे, रिटर्न के अंदर लगाते जाओगे, वो सारे आपके वेब पेज में कन्वर्ट होते जाएंगे, आपको वहां पर डिस्प्ले करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो यहीं तक थी कि आपको मुझे बताना था कि हम एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज हो रही है, कैसे कैसे उसकी वर्किंग चल रही है, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एंड देन मैंने आपको एक कंपोनेंट भी क्रिएट करके बता दिया है कि एक कंपोनेंट क्रिएट करके आप उसको कैसे app.js फाइल के अंदर यूज कर सकते हो, और वही कंपोनेंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। इसको गाइस हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब आप इस हेडर को किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। अगर आपको एक नेक्स्ट कंपोनेंट भी बनाते हो, उस नेक्स्ट कंपोनेंट में अगर आपको हेडर लगाना है तो आप सिंपली इस टैग को ऐसे इंपोर्ट करोगे। सबसे पहले हेडर को इंपोर्ट करोगे, उसके बाद इस टैग को लगा दोगे, तो आपका हेडर वहां पर भी डिस्प्ले करना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब आपका जो बार बार लिखने का कोड था, वो हर एक चीज में चेंज करना, वो सब काम खत्म। अब आप एक बार अगर इस हेडर में कुछ भी चेंज करोगे तो आपकी वेबसाइट में अगर 10 जगह पे भी हेडर कंपोनेंट यूज हो रहा होगा तो वो एक ही बार में चेंज हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपके लिए हमें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आनी है जिससे कि आपको समझ भी आ रहा है। और इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।